बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास में हम कंप्यूटर के बेसिक्स को जानेंगे। कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है, उन शब्दों को जानेंगे, उनका क्या अर्थ है, कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स हैं। तो कंप्यूटर से जुड़ी जो भी बेसिक जानकारी है वो आज हम आपको कक्षा में देंगे। तो कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले हम इस पॉइंट को उठाते हैं। जैसा कि आपको पता है, और आजकल क्योंकि कंप्यूटर इतना ज़्यादा उपयोग में आता है कि सभी ने कंप्यूटर को तो देखा ही है। अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स भी आप देखते हैं, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स हमारे पास हैं हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार कुछ कार्य करता है और हमें कुछ हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है, जो डेटा हमने दी है, उसको प्रोसेस करता है। और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कागज पे उस चीज़ का जो भी आउटपुट जिसे बोलते हैं वो हमें चाहिए, या हमें स्क्रीन पर अपना उत्तर देखना है, हमने इसको कुछ मान लीजिए कोई प्रश्न हमने इसको दिया है हल करने के लिए, उसका आंसर क्या है, उसका उत्तर क्या है, वो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हमारे द्वारा दिए गए डेटा पर कार्य करता है, उसको प्रोसेस करता है, डेटा को स्टोर करता है और जो उपयुक्त इंफॉर्मेशन है, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो हम तक पहुंचाता है। राइट? So computer is an electronic device that can process information and produce output. Right? It works according to the input. ये हमारे द्वारा जो इनपुट दिए जाते हैं उन पर कार्य करता है, हमारे द्वारा दिए गए डेटा पर कार्य करता है, और इसको जो निर्देश दिए जाते हैं वो भी हमारे द्वारा ही दिए जाते हैं। जैसे कि आपने टर्म सुनी होंगी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिनका कार्य क्या होता है? कंप्यूटर के लिए निर्देश लिखने का कार्य होता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर कार्य करता है। राइट? तो कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि एक स्क्रीन हमें दिखाई देती है। राइट? और उस स्क्रीन पर हम चीजें देखते हैं और कंप्यूटर पे स्क्रीन पर जो आ रहा है उनसे ही हम, जैसे हमें कुछ चुनाव करना है किसी चीज का, या हमें कोई फाइल खोलनी है, राइट? इसमें हम जो अपना डेटा है वो फाइलों में स्टोर कर सकते हैं। हमें मान लीजिए कोई पत्र लिखना है तो वो पत्र की एक फाइल होगी। समझ रहे हैं इस चीज को? तो फाइल आपके कंप्यूटर में स्टोर रहती है। आप फाइल को ओपन करके, खोलकर उसमें लेटर आपको लिखना है, या मान लीजिए कोई और इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, उसमें आप लिख सकते हैं। और कंप्यूटर इसमें अपनी खुद की एक भंडारण क्षमता होती है और इसकी जो मेमोरी है उसमें आपका डेटा सेव रहता है। आप कंप्यूटर को बंद करने के बाद उसको आगे फिर कभी खोलकर अपने डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। राइट? तो कंप्यूटर में हमने देखा क्या क्या चीजें हैं। ये हमारे डेटा को स्टोर कर सकता है, तो स्टोरेज इसके अंदर है, प्रोसेस कर सकता है। किसी भी तरह की कैलकुलेशंस आपको करानी हो, जैसे आप एक उदाहरण ले, छोटा सा कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर क्या करता है? आपका जो भी कैलकुलेशंस हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको किसी भी प्रकार की गणनाएं करानी है, साइंटिफिक कैलकुलेशन से लेकर सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस तक, सब आप कैलकुलेटर से कराते हैं। तो वही कैलकुलेशन का काम हमारा कंप्यूटर भी कर सकता है। लेकिन कैलकुलेटर में क्या नहीं है? कैलकुलेटर से क्या आप कोई फाइल उसमें स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कंप्यूटर जो आपको कैलकुलेटर के साथ साथ क्या दे रहा है? स्टोरेज की फैसिलिटी है आपके पास, कि आप उसमें कोई अपनी फाइल, अपना डेटा, उसको पूरी तरह से सुरक्षित आप उसमें सेव कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको कितने भी दिनों के बाद पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये चीज है। दूसरी चीज, जैसा कि कंप्यूटर के लिए बोला जाता है, कंप्यूटर इज अ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मतलब कंप्यूटर में एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है, और जो हमारा कैलकुलेटर है वो तो कैलकुलेशंस ही करा सकता है, अरिथमेटिक या साइंटिफिक, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा हम किस तरह की लॉजिक कैलकुलेशंस, यानी कि तार्किक गणनाएं भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको आजकल जो हमारा जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर के पास दिमाग है, वो खुद
खेल सकता है। आपने देखा होगा या आपने खेला होगा, आजकल बच्चे कंप्यूटर पर चेस खेलते हैं और उसमें उनका कोई साथी नहीं है, कंप्यूटर ही उनका साथी है। वो कंप्यूटर पे चेस खेल रहे हैं, एक चांस कंप्यूटर चलता है और एक चांस वो खुद चलते हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? क्योंकि कंप्यूटर के पास आज के समय में अपने पास खुद सोचने की, लॉजिकल कैलकुलेशन करने की क्षमता है। वो कुछ जो लॉजिक्स उसको दिए जाते हैं उनके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग की पावर भी कंप्यूटर के पास आ चुकी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसने आज कंप्यूटर को बहुत पावरफुल बना दिया है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट क्रांति की वजह से आज कंप्यूटर को आप देखें कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज का पता लगाना है जिसके बारे में आप नहीं जानते, या मान लीजिए घर बैठे ही आप कोई टिकट बुक कराना चाहते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का कार्य, यहाँ तक कि शॉपिंग है या आप कोई मूवी की टिकट है ये आप करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की शॉपिंग, घर के सामान से लेकर फर्नीचर या कुछ भी आपको खरीदना है, सब कुछ आप कंप्यूटर पर कर सकते हैं। तो वो संभव हुआ है इंटरनेट की वजह से। तो कंप्यूटर की उपयोगिता अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन की वजह से ही नहीं, या इसकी स्टोरेज क्षमता की वजह से नहीं, इंटरनेट की वजह से भी काफी बढ़ गई है। आप कंप्यूटर पे आपके इंटरनेट सुविधा अगर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं, या किसी भी तरह की जानकारी आपको प्राप्त करनी है, किसी भी तरह की खरीद आपको करनी है, कोई सामान खरीदना है, या किसी भी प्रकार की एयरलाइंस या रेलवे में आपको रिजर्वेशंस कराने हैं, बुकिंग करानी है, वो सब चीजें आप कंप्यूटर की मदद से और इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। राइट? तो अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स की। तो कंप्यूटर के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे हम कंप्यूटर को कुछ, जैसे हमने कहा कि हम कंप्यूटर को डेटा प्रदान करते हैं, कंप्यूटर उन पे कार्य करता है, हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। जैसे सिंपल सी हम एक बात कहें कि हमने कंप्यूटर को कहा 8 + 5, हमने ये चीज दी और इसका आउटपुट हमें मिल जाए, इतनी सी चीज। या ये तो किस तरह की अरिथमेटिक कैलकुलेशन हुई, या हमें कुछ इस तरह की कैलकुलेशन करानी है कि क्या एज 45 से ऊपर है, तो ये क्या हुई? ये लॉजिकल कैलकुलेशन हुई। ये क्या हुई? अरिथमेटिक कैलकुलेशन, और ये लॉजिकल कैलकुलेशन। राइट? तो इस तरह की चीज मान लीजिए हमें कंप्यूटर से करानी है। तो अब ये 8 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम बोलते हैं डेटा, ये क्या है? हमारा डेटा। कंप्यूटर किस पे कार्य करता है? डेटा पे। तो कंप्यूटर के लिए 8 क्या है? डेटा। 5 क्या है? डेटा। और यहाँ पे आपने कहा प्लस करना है, तो ये आपकी क्या है? इंस्ट्रक्शन कि इन दोनों डेटा पर एडिशन परफॉर्म कर दो। इसी तरह से यहाँ पर आपने एज दी है और आपने बताया है कि अगर एज 45 से ऊपर है तो ऐसा कर दो। या जैसे हमने एक उदाहरण लिया चेस का, तो उसमें क्या है होती हैं? चालें होती हैं। तो वो चालें जो हैं, इंस्ट्रक्शन जो हैं, वो पहले से ही कंप्यूटर के पास है। उसको पता है अगर ऐसा तो ऐसा करना है, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा करना है, इफ एंड एल्स। राइट? तो ये लॉजिकल कैलकुलेशन है। इन सब चीजों की वजह से ही कंप्यूटर कैलकुलेशंस कर पाता है, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे लॉजिकल। तो सबसे पहले इस चित्र से चलिए हम समझते हैं कंप्यूटर की वर्किंग को, कंप्यूटर के पार्ट्स को, और कंप्यूटर से जुड़ी जो टर्म्स हैं उनको। सबसे पहले यहां पर हम एक टर्म को समझेंगे, सीपीयू। इसके अलावा हम यहां पर इनपुट डिवाइसेस को देखते हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश दे पाते हैं या इनपुट्स दे पाते हैं, डेटा दे पाते हैं। और इधर हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में जैसे आपने देखा कि जो आपका कीबोर्ड है, कंप्यूटर है, उसके साथ आपने एक कीबोर्ड देखा होगा, उस पे आपने देखा होगा कि कुछ कुंजियां होती हैं, जैसे ए लिखा रहता है, 1
2 3 4 लिखा रहता है। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कीबोर्ड सबने देखा होगा। कीबोर्ड पर होती हैं कुछ कुंजियां जिनको दबाकर आप कंप्यूटर को देते हैं, या जो भी कुछ आपको उसमें लिखवाना है, मान लीजिए आप कोई पत्र लिख रहे हैं कंप्यूटर की मदद से, तो आप करना है वो आप कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से आपने एक और चीज देखी होगी, माउस। माउस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट्स दे सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हम जो भी हमारे इनपुट्स हैं वो हम प्रदान कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस की मदद से। तो ये 2 चीजें आपने देखी हैं। इसके अलावा और भी कई इनपुट डिवाइसेस हैं बहुत तरह के, लाइक कार्ड रीडर, स्कैनर एंड अदर, राइट। तो इन इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम क्या करते हैं, हम हमारे कंप्यूटर को जो भी कुछ हमें उसमें लिखवाना है, डेटा देना है, इंस्ट्रक्शन लिखनी है, वो सारी इन इनपुट डिवाइसेस की मदद से करते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू की। तो इसमें एक है हमारे पास सीयू, एक है एएलयू और एक है प्राइमरी स्टोरेज, राइट। तो इनपुट डिवाइसेस की हमने बात कर ली, ये सीपीयू है, सीपीयू को भी समझेंगे। एक बार आउटपुट डिवाइसेस देखें। आउटपुट डिवाइसेस पर हमें क्या मिलता है, कंप्यूटर जो भी आउटपुट जनरेट कर रहा है वो हम आउटपुट डिवाइसेस पर देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन, या जिसको आप बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर पे आप कंप्यूटर का जो आउटपुट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा और क्या हो सकती है आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर। मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो भी कैलकुलेशन हुई है उसका आउटपुट जो है वो हमें एक कागज पर मिल जाए, तो हम क्या काम में ले सकते हैं, प्रिंटर, राइट। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपने इसको कुछ डेटा दिया है और अब ये उसको प्रोसेस करके आपको कोई वॉइस दे, राइट। तो जैसे स्पीकर होता है, स्पीकर्स हम कंप्यूटर से अटैच करके हम कंप्यूटर पे कुछ गाने सुन सकते हैं। हमने मान लीजिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जिससे कि कुछ साउंड फाइल रन होती है, तो उसका आउटपुट हम स्पीकर पे ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनसे आप आउटपुट मॉनिटर पे देख सकते हैं, स्पीकर से ले सकते हैं, प्रिंटर है, और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनसे हम जो भी कंप्यूटर ने आउटपुट जनरेट किया वो हमें प्राप्त हो सकता है। अब एक और चीज यहां पर रह गई, वो है ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो ये कंप्यूटर आपका जो है वो कुछ उसमें इस तरह की चीजें होती हैं जिससे आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं या कंप्यूटर आपसे कम्युनिकेट करता है, राइट। आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, आप उसको कुछ निर्देश देते हैं, आप उसको डेटा प्रदान करते हैं और कंप्यूटर उनको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है। अब यहाँ पे हमने इनपुट डिवाइसेस का थोड़ा बहुत देख लिया। अब हम एक क्लास लेंगे जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में जानेंगे, एक एक डिवाइस के बारे में बात करेंगे। अलग अलग तरह के प्रिंटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग, राइट। अब पहले हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे कंप्यूटर में यह वह इकाई है जो कि डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, उस पर क्या प्रोसेसिंग होगी, क्या कैलकुलेशन होगी, ये सारा कार्य किसका है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
केंद्रीय संसाधन इकाई, जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा पर हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती हैं। उनको स्टोर करने का काम, कहां से कहां डेटा जाएगा, हमने कीबोर्ड से डेटा रिसीव किया है, अब वो स्क्रीन पर जाना है या मॉनिटर पे प्रिंटर पे जाना है या स्पीकर से आउटपुट देना है। तो डेटा जो कम्युनिकेट हो रहा है, जो डेटा आपने देखा यहां से गया यहां आया, तो इसको पूरा कंट्रोल करने का कार्य कौन कर रहा है? CPU। साथ ही साथ किस तरह की कैलकुलेशन करनी है, क्या इस पे कोई डिसीजन लेना है या अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है, ये डिसीजन लेने का कार्य, करने का कार्य, ये किसका है? सीपीयू का। सीपीयू में वह इकाई जो कि ये कार्य करती है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करती है, उसको हम बोलते हैं एएलयू। एएलयू क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यह वह इकाई है जो कि हमारे डेटा पर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। ये जो डेटा का फ्लो है, डेटा से हम जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, डेटा आपने देखा इनपुट डिवाइस से आया, कैसे ये सारा चीज कैसे चल रहा है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको सीपीयू ही कंट्रोल कर रहा है। किसके माध्यम से? कंट्रोल यूनिट के माध्यम से। कहां से डेटा लेना है, कौन सी डिवाइस पर जाना है, कैसे इसको क्या प्रोसेस करना है, कब डेटा फैच होगा, कब डेटा लोड होगा, कब डेटा आउटपुट डिवाइस पर जाएगा, ये सारी जो सिग्नल्स हैं इनको भेजने का कार्य किसका है? सीयू का। कि हमारी हम बोलते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह से ये कंट्रोल यूनिट भी हमारे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है एक तरह से, जो कि पूरी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, कैसे क्या कहाँ हो रहा है, राइट? वो चीज कंट्रोल करने का है सीयू, कंट्रोल यूनिट, राइट? कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। तो अब ये प्राइमरी स्टोरेज क्या है? जैसा कि स्टोरेज मतलब भंडारण, तो प्राइमरी स्टोरेज जो जिस डेटा पर कार्य होना है, जिस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होना है, वो स्टोरेज, उसका भंडारण कहां पर होता है? इस जगह पर। तो सीपीयू, ये तीन चीजें हैं जिनको मिलकर सीपीयू बनता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें आपकी डेटा जिस पर कार्य होना है वो स्टोर होएगी, उस पे कैलकुलेशंस एएलयू में होंगी, और ये सारी चीजें जो कंट्रोल कर रहा है दैट इज सीयू। तो ये डायग्राम सबको क्लियर है? किस तरह से कंप्यूटर कार्य कर रहा है वो इस चित्र से हम समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, इस ब्रेक के बाद
हम इस चित्र पर आते हैं दोबारा से। तो इनपुट डिवाइसेस आपने जानी, जिनके माध्यम से आप इनपुट्स देते हैं कंप्यूटर को। आउटपुट डिवाइसेस, जिस पर कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करता है। और जो भी डेटा का स्टोरेज है, उसको कहाँ क्या प्रोसेस करना है, वो काम है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। अब यहाँ पर हमने एक और चीज है, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस लिखा है। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? जैसे कि आपको पता है हमारे कंप्यूटर में बहुत अत्यधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। आप अपनी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं और कितनी भी बनाकर उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, राइट? हमारे कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है परमानेंट मेमोरी और एक होती है टेम्पररी मेमोरी। परमानेंट मेमोरी जिसमें हमारा डेटा लंबे समय तक और बहुत सारा डेटा हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। हमारी बड़ी बड़ी फाइलें जो हैं वो कंप्यूटर में काफी समय तक, जब तक हम उनको डिलीट ना करें, हम उसको परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं। और कुछ पोर्शन होता है टेम्पररी मेमोरी, जिसमें कंप्यूटर जिसको कार्य में लेता है, कुछ कैलकुलेशंस उसको करानी है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो हैं वो स्टोर करने हैं, उसके लिए वो काम में लेता है। और इसका जो साइज है वो छोटा होता है, क्योंकि परमानेंट मेमोरी में कितना भी डेटा, बहुत सारा डेटा आप स्टोर कराते रहते हैं लगातार कंटिन्यूअसली, तो वो सारा डेटा स्टोर रहता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा, यहाँ पर अगर हम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो इसमें आती है हार्ड डिस्क, या जैसे आपने पहले कभी सुना होगा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स। जैसे आप कंप्यूटर में सीडी लगाते हैं, सीडी लगाते ही आपके एक ड्राइव है वो एक्टिवेट हो जाती है और उस ड्राइव के माध्यम से आप अपने सीडी में जो डेटा है उसको आप काम में ले सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा आजकल कंप्यूटर में क्या करते हैं कई लोग, डीवीडी, आपने एक वर्ड सुना होगा, सीडी, डीवीडी, और एक आपने सुना होगा पेन ड्राइव। तो ये क्या है? ये हमारी अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कुछ स्टोरेज डिवाइसेस कैसी होती हैं जो परमानेंटली कंप्यूटर में लग जाती हैं। एक टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसमें आती हैं ये सीडी, डीवीडी, या जैसे हम बोलें कि हमने पेन ड्राइव लगाई है कंप्यूटर में। तो ये क्या होती हैं? ये कुछ ऐसी मेमोरी होती हैं जो आप कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी आप उनको काम में ले सकते हैं। मान लीजिए इस कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, यहाँ पर जो फाइल हमारी अवेलेबल है वो मुझे कहीं और एक्सेस करनी है। तो क्या करेंगे हम? ये जो टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये रिमूवेबल होती हैं, मतलब आपने इनको कंप्यूटर में अटैच किया, इनमें जो डेटा है वो काम में लिया, या इसमें कोई डेटा आपको स्टोर करना है वो आपने स्टोर किया, उसके बाद उस मेमोरी को आप कंप्यूटर से हटाएंगे और दूसरी कंप्यूटर में उस मेमोरी को अटैच करेंगे। और ये कार्य जो है हटाना लगाना ये बहुत आसान होता है। और इसके लिए हमारे पास यहाँ पे अलग से एक आपके कंप्यूटर में ही आपके पास ड्राइव्स होती हैं और उनको लगा के आप उस ड्राइव के माध्यम से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इस जो रिमूवेबल ये आपकी मेमोरी है, इसमें आप अपनी फाइल स्टोर करेंगे और दूसरे कंप्यूटर में उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो इनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि आप कितनी भी फाइलें, बड़ा बड़ा डेटा आप अपने कंप्यूटर में एक जगह से दूसरे स्थान पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसे आपने सुना कि कंप्यूटर पे आजकल लोग मूवीज भी देख लेते हैं, तो आपने सुना होगा कि डीवीडी, हमारे पास एक फिल्म की डीवीडी है या एक डीवीडी है जिसमें कई सारी फिल्में। तो डीवीडी क्या है? ये भी एक हमारी मेमोरी है जिसमें आप अत्यधिक डेटा भंडारित कर सकते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसको लगाया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास यहाँ डीवीडी ड्राइव होती है कंप्यूटर में, उसमें हम पहले अपनी डीवीडी को प्लेस करते हैं और फिर डीवीडी ड्राइव की मदद से उसका डेटा जो है वो एक्सेस करते हैं। तो इस डीवीडी में एक से ज्यादा, जैसा कि आपको पता चलेगा आगे, कि जो फाइलें होती हैं उनका भी साइज होता है, उनमें कितना डेटा है। अब ये जो जिनमें वीडियोस होती हैं इनका साइज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मेमोरी ये लेती हैं। तो
क्या होता है, एक डीवीडी में कई सारी मूवीज आ जाती हैं, आप अपने कंप्यूटर में उसको लगा के इनको परमानेंटली आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से डेटा का ट्रांसफर किया जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी डेटा ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह की मेमोरी है हमारी जरूरत के हिसाब से। अब जैसे हम बात करें पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव भी क्या है, एक रिमूवेबल मेमोरी डिवाइस है। उसको हम कंप्यूटर में लगाएंगे, उसमें जो डेटा है उसको हम काम में ले सकते हैं या उसमें नया डेटा हम राइट करवा सकते हैं। तो इन मेमोरी से डेटा की रीड राइट पॉसिबल है और आप अलग अलग कंप्यूटर में इनको काम में ले सकते हैं। अब जैसे अगर हमारी रिक्वायरमेंट कम है तो हम कम साइज की छोटी पेन ड्राइव काम में ले सकते हैं। अगर हमारी जरूरत ज्यादा है तो बड़े साइज की, आज मार्केट में अलग अलग साइज की अलग अलग मेमोरी कैपेसिटी की पेन ड्राइव्स अवेलेबल हैं। तो आप जरूरत के अकॉर्डिंग मेमोरीज का यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में उनको अटैच करके। और एक होती है उस तरह की मेमोरी जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ही लगी रहती है। ये सारी मेमोरीज तो हैं टर्शरी। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, ये होती हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली लगी रहती है और हार्ड डिस्क पर हम काफी सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम जो भी कंप्यूटर में डेटा बनाते हैं, जैसे हमने कोई फाइल बनाई तो ये फाइल परमानेंटली हमारे कंप्यूटर पे स्टोर हो सकती है। कहाँ स्टोर होती है, हार्ड डिस्क में। जैसे कोई अगर आपसे प्रश्न करे कि हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल हमने बनाई तो ये कहाँ स्टोर होगी, परमानेंटली ये परमानेंटली स्टोर होगी हार्ड डिस्क पर। हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध हार्ड डिस्क पर हमारा डेटा परमानेंटली सेव रहता है, राइट। तो चलिए मेमोरी को और हम यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं कि कौन कौन सी मेमोरीज हैं। जैसा कि हमने अभी बात करी, दो प्रकार की मेमोरी हो गई, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। तो परमानेंट मेमोरी जो है उनका साइज ज्यादा होता है, टेम्पररी मेमोरी जो है उनका साइज कम होता है। हमारे कंप्यूटर में वह क्षमता है कि वो कितना भी डेटा परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है और ये पॉसिबल इसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज जो अवेलेबल हैं उनकी वजह से। तो यहां पर हम अलग अलग तरह की अगर मेमोरी की बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसके अंदर हम रखते हैं रैम एंड रोम को। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब हमारा कंप्यूटर किसी डेटा पर कार्य करता है तो उस डेटा को वो कहाँ सेव करवाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी है रैम एंड रोम। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड, जैसा कि इसका नाम है रोम, रीड ओनली मेमोरी। यहां से मेमोरी का वह क्षेत्र जहां से आप केवल डेटा को पढ़ सकता है, प्रोसेसर यहां पर क्या कर सकता है, केवल डेटा को पढ़ सकता है, वह चीज है रीड ओनली मेमोरी। यहां पर डेटा को क्या करा जा सकता है, केवल पढ़ा जा सकता है। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी में रीड एंड राइट टाइप की मेमोरी है, यहाँ पर डेटा पढ़ा भी जा सकता है और नया डेटा हम लिखवा भी सकते हैं। इस मेमोरी को कौन, इस मेमोरी को काम में लेता है प्रोसेसर। वह क्या करता है, जो भी जिस भी डेटा पर, जिस भी इंस्ट्रक्शन पर उसे कार्य करना है वो उसके पास होना चाहिए। तो वो कहाँ होगा, वो कहाँ से उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा या लिखेगा, इस जगह से। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वह मेमोरी है जहां से प्रोसेसर डेटा लेता या लिखवाता है और उस डेटा पर कार्य करता है।
रीड ओनली मेमोरी में वह चीजें लिखी होती हैं जिनको पढ़कर कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए उससे कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस तरह से बूट, कंप्यूटर के स्टार्ट होने को बोलते हैं बूट होना, राइट। तो कैसे क्या करना है, कहाँ से हमें पढ़ना है, चीजों को इनिशियलाइज करना है, कंप्यूटर को भी स्टार्ट होने से पहले काफी सारे टास्क फुलफिल करने होते हैं, तो वो सारी चीजें में लिखी रहती हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं वो कहाँ लिखी होती हैं? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी से डेटा को पढ़कर कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूट होता है, और फिर जब वो कार्य करता है हमारे द्वारा, जब हम कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं तो प्रोसेसर को लगातार जो भी चीजें करवानी पड़ रही हैं, डेटा रीड करना पड़ रहा है, राइट करना पड़ रहा है, वो इस मेमोरी से होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब दो टर्म्स और हैं, जैसा कि हमने बोला परमानेंट मेमोरी और एक हमने बोला टेम्पररी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी किस तरह की है? प्राइमरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है या टेम्पररी मेमोरी? तो जैसा कि आपने देखा रैम, रैम किस तरह की है? ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, इसमें जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं रहेगा जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे। मान लीजिए इसमें आपकी कोई फाइल है, तो अगर आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया तो इसमें जो भी डेटा है वो वहां से हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये किस तरह की मेमोरी हुई? टेम्पररी मेमोरी। लेकिन रीड ओनली मेमोरी में वह इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती हैं जो कि कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस में काम में लेता है, तो ये परमानेंट टाइप की मेमोरी है। लेकिन यहाँ पर रीड एंड राइट पॉसिबल नहीं है, केवल क्या हो सकता है? डेटा रीड हो सकता है। कैसी मेमोरी है? रीड ओनली, जहां से डेटा केवल रीड हो सकता है। लेकिन ये किस तरह की मेमोरी है? परमानेंट। अब ये परमानेंट और टेम्पररी के लिए कुछ वर्ड्स काम में लिए जाते हैं, जैसे वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल मेमोरी जिसमें से डेटा क्लियर हो जाता है, कंप्यूटर में जो विद्युत सप्लाई है जैसे ही वो हटेगी, वो बंद होगी, तो आपके कंप्यूटर से सारा डेटा क्लीन हो जाएगा, वॉलेटाइल मेमोरी से। नॉन वॉलेटाइल यानी कि परमानेंट मेमोरी, जहां पर डेटा स्थायी रूप से भंडारित किया जा सकता है। तो रैम कैसी है? रैम वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल? तो रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि टेम्पररी मेमोरी है। इसमें जो डेटा है वो स्थायी रूप से भंडारित नहीं किया जाता। कंप्यूटर स्विच ऑफ करते ही या विद्युत सप्लाई बंद करते ही क्या होगा? ये क्लियर हो जाएगी, इसमें से जो डेटा है वो हट जाएगा। और रोम कैसी है? ये नॉन वॉलेटाइल यानी परमानेंट मेमोरी है, इसमें जो डेटा है वो हमेशा उसके अंदर रहेगा। ये चीज, दो टर्म्स हमने आज समझी, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। जो अलग अलग प्रकार की मेमोरी है, कुछ में डेटा स्थायी रूप से रहता है, कुछ में अस्थायी रूप से रहता है। स्थायी रूप से रहने को हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल, और वॉलेटाइल जिसमें से डेटा विद्युत सप्लाई बंद होते ही हट जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये दो चीजें हमें क्लियर है, रैम एंड रोम। ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी इनको कहा जाता है क्योंकि प्रोसेसर को जिस भी डेटा पर कार्य करना है वह डेटा ये इस प्राइमरी मेमोरी से ही प्राप्त करता है, या जो भी डेटा इसने जनरेट किया, जो आउटपुट जनरेट किया, वो भी रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही आता जाता है, राइट। ये जो मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्रोसेसर के बिल्कुल नजदीक है, और यहां से प्रोसेसर तीव्र गति से, बड़ी ही हाई स्पीड से इसमें से डेटा रीड एंड राइट करवा सकता है, राइट। और इन चीजों को हम बच्चों रिपीट करेंगे। तो आप अभी आपकी शुरुआत है, तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम एक चार्ट समझेंगे कि कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसर के पास है, किससे स्पीडली हम जो प्रोसेसर है वो रीड एंड राइट करवा सकता है, किससे नहीं, कौन सी हाई स्पीड मेमोरी है, कौन सी लो स्पीड मेमोरी, ये सब चीजें अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है प्रमुख मेमोरी जो कि प्रोसेसर है वो है रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैंडम एक्सेस मेमोरी
है और उससे पढ़ा भी जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी जो कि परमानेंट तो है लेकिन पढ़ा जा सकता है, और इसमें कुछ उस तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो कि कंप्यूटर को बूटिंग प्रोसेस के समय चाहिए होती है। और रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, इसमें डेटा स्थायी रूप से नहीं रहता। ये चीज हमें क्लियर है। अब ये जो रोम है बच्चों, ये भी कई प्रकार की मार्केट में अवेलेबल है, जैसे प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, डबल ई प्रोम, इस तरह से। जैसा कि आपने देखा ये रोम जो है ये रीड ओनली मेमोरी है। तो रोम को कैसे बनाया जा रहा है? क्या रोम, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है, एक बार इसमें जो लिख दिया गया क्या वो कभी नहीं हट सकता? क्या उसको दोबारा लिखा जा सकता है रोम को या नहीं? तो इसके अकॉर्डिंग कई तरह की रोम्स आई हैं, जैसे प्रोम, जिन्हें एक बार आपने बना लिया लेकिन उनको प्रोग्राम के द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है, प्रोग्रामेबल है वो रोम, उनको चेंज किया जा सकता है एक बार। इरेजेबल प्रोम, इरेज करके दोबारा से लिखा जा सकता है। इस रोम की कई सारी वेराइटीज अवेलेबल हैं, राइट। तो ये है हमारी प्राइमरी मेमोरी। अब बात कर सकते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क। अगर आपने कभी कंप्यूटर को खोला है और देखा है कि कंप्यूटर में कहाँ पे क्या डेटा है, तो आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर जो है उसमें जो डेटा है, आपने देखा होगा कि कई सारी ड्राइव्स होती हैं, जैसे हमने सी ड्राइव, डी ड्राइव, और उसमें हम जाकर अपने डेटा को देख सकते हैं, हमने जो फाइलें बनाई हैं उनको देखते हैं। अभी हम आपको बाद में ओपन भी करके दिखाएंगे कि कहाँ से क्या देखा जा सकता है, कैसे हमारे कंप्यूटर में जो जो डेटा सेव है परमानेंटली हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। तो मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, और ये किस तरह की मेमोरी है? ये परमानेंट टाइप की मेमोरी है जिसका साइज यानी कि जिसकी भंडारण क्षमता अत्यधिक होती है। अगर इसको प्राइमरी मेमोरी से कंपेयर किया जाए तो इसकी जो भंडारण क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, और आप अपनी बड़ी बड़ी फाइलें और कितना भी डेटा आप इसमें परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। डेटा परमानेंट है अर्थात नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। आपने आज कोई फाइल बनाई, उसको अगर आप 20 दिन बाद अपने कंप्यूटर को ऑन करें और उसको देखना चाहें तो क्या आप देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे, क्योंकि इस सेकेंडरी मेमोरी में हमारा जो डेटा है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है जब तक कि हम उसको डिलीट ना करें। तो ये परमानेंट टाइप की मेमोरी है, और इसमें बेसिकली हम रखते हैं हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में अटैच होती है, और यहाँ पर हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो परमानेंटली स्टोर होगा, और पूरी की पूरी हमारी फाइल, हमारा बड़े से बड़ा डेटा यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है, राइट। अब इसका कितनी इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसकी भंडारण क्षमता क्या है, तो उसके लिए तो हमें जानना पड़ेगा कि मेमोरी में जो डेटा है उसको कैसे हम नापते हैं, कैसे मापते हैं कि भाई कितना डेटा। जैसे आप लीटर की बात करते हैं, किलोग्राम की बात करते हैं, ग्राम की बात करते हैं, तो मेमोरी में जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो मेमोरी को कैसे नापेंगे वो हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने जाना प्राइमरी मेमोरी, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी वह क्षेत्र है जहां पे आपका डेटा परमानेंट, और कितना भी डेटा, बड़े से बड़ा डेटा आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं।
और जैसे कि अभी हमने पहले टर्शरी मेमोरी की भी बात की थी कि टर्शरी मेमोरी जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं अलग अलग साइजेस में, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन मेमोरीज को खरीद सकते हैं, उनको कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं। अब जैसे सेकेंडरी मेमोरी जो है ये कैसी है कि आपके कंप्यूटर में लगी हुई है, आप उसको काम में लेते हैं बस। अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह तो आपको दूसरी तरह की स्टोरेज डिवाइसेस चाहिएंगी जिनके माध्यम से आप उसमें डेटा लिखवाएंगे, फिर दूसरे कंप्यूटर में उसको आप पढ़ सकते हैं। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये किस तरह की मेमोरी है, ये है रीड एंड राइट टाइप ऑफ मेमोरीज, यानी कि यहाँ पर डेटा आप पढ़ भी सकते हैं और इसमें नया डेटा आप लिखवा भी सकते हैं। जैसे कि हमने रैम के बारे में जाना था कि रैम जो है उसमें रीड और राइट यानी कि डेटा को पढ़ा भी जा सकता है, नया डेटा लिखा भी जा सकता है। ठीक उसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी जो है इसमें आप डेटा रीड भी कर सकते हैं, डेटा हम लिख सकते हैं, रीड एंड राइट। लेकिन रैम कैसी मेमोरी थी, वॉलेटाइल, और सेकेंडरी मेमोरी कैसी है, दीज आर परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी यानी कि नॉन वॉलेटाइल। जो डेटा हमने एक बार सेव कर दिया वो परमानेंटली सेव रहता है जब तक कि हम खुद उसको डिलीट ना करें। और जो हमने पढ़ा अभी कि जो थर्ड डिवाइसेस हैं यानी कि टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे हमने देखा सीडी, डीवीडी या हमने कहा पेन ड्राइव्स, तो ये जो है ये भी कैसी है, ये भी परमानेंट मेमोरीज हैं यानी कि नॉन वॉलेटाइल हैं। आप इसमें जो डेटा स्टोर करेंगे वो परमानेंटली स्टोर रहेगा जब तक कि आप खुद डिलीट ना करें, या इन ड्राइव्स, इन ये जो टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनको अगर कोई हार्म नहीं पहुंचे तो ये इसमें डेटा जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं, आप किसी भी साइज की छोटी से लेकर बड़ी मेमोरीज आप काम में ले सकते हैं। और इनका फायदा ये है कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा लाया ले जाया जा सकता है, राइट। तो कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, आज की कक्षा में हमने डिस्कस किया बच्चों। आज हमारी कक्षा में बस इतना ही, और उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। इनको डिटेल में हम एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे। हार्ड डिस्क की वर्किंग क्या है, कैसे है, वो सब चीजें हम अगली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।